प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट ने जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल केस का फैसला सुनाया है। 5 चीज़ें अदालत के रूबरू थी। 5 चीज़ों पर अदालत ने फैसला करना था। देखकर एक पहला इशू ये था कि कौन सा फोरम वीडियो पर फैसला दे सकता है। तो इस पर अदालत ने फैसला दिया है कि वो हाई कोर्ट का फोरम है जहाँ पर ये मामला पहले से ज़ेर समात भी है, वही ये फैसला करेगा। दूसरा इशू ये था कि वीडियो को असल कैसे जाना जाएगा, उसका तरीक़ाकार भी बताया है कि वीडियो का ओरिजिनल ऑडियो वीडियो अगर अदालत के पास आती है और उसका फॉरेंसिक कराया जाता है और वीडियो सामने लाने वाला भी अदालत के रूबरू पेश होता है, वो तरीक़ाकार है जिसके तहत इस वीडियो को असल जाना जाएगा या उसकी फॉरेंसिक में मदद मिलेगी। फिर तीसरा इशू था कि अगर वीडियो असल है तो कैसे अदालत में साबित किया जा सकेगा, उसका तरीक़ाकार भी बताया गया इस फैसले में। फिर चौथा इशू ये था कि वीडियो असल साबित होने पर नवाज शरीफ साहब की सज़ा पर क्या असर हो सकता है, उस पर भी क्या अदालत ने करार दिया है कि अगर ये वीडियो असल साबित हो जाती है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला करना है कि इसको एक सबूत के तौर पर केस का हिस्सा बनाना है। और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये चाहे कि ये वापस मामला जो है वो इस फैसले को कलअदम करार दे दिया जाए और दोबारा ट्रायल के लिए भेज दिया जाए, तो ये भी अदालत का इख्तियार है कि वो कर सकता है। और 5वां इशू कि एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक साहब के कंडक्ट के मुतालिक था कि उनका कंडक्ट कैसा रहा, तो उस पर जो अदालत के रिमार्क्स थे वो कुछ यूँ थे कि अरशद मलिक साहब का जो तर्ज अमल है वो अदलिया के लिए बदनुमा दाग है और उस पर कुछ और भी कलमात जो हैं वो कहे गए हैं। तो पहला तो मामला ये है, जो फैसला तफसीली फैसला आया 25 सफ़हात पर मुश्तमिल, इस पर हम तफसील से गुफ्तगू करते हैं। और दूसरे हिस्से में ज़रा कश्मीर के मामले पर आज वज़ीर आज़म ने ये बहुत अहम बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि अब खदशा है कि भारत मौजूदा कश्मीर में झूठे ऑपरेशंस करेगा, और क्योंकि इंडियन चैनल्स पर यह प्रोपेगेंडा हो रहा है कि 100 दहशतगर्दों को वादी में दाखिल कर दिया गया है, तो अब उनकी आड़ लेकर इस झूठे प्रोपेगेंडे को बुनियाद बनाकर वहाँ पर ऑपरेशंस किए जाएंगे और मज़ीद वहाँ पर कश्मीरियों की नस्ल कुशी की जाएगी। इस खदशे का इजहार इमरान खान साहब ने करते हुए जो दीगर ममालिक हैं, आलमी ताकतें हैं, उनकी तवज्जो दिलाने की कोशिश की है कि आप इस पर तवज्जो दें कि वहाँ पर क्या होने जा रहा है। और इसके साथ साथ डिस्कस करेंगे कानूनी एतबार से कि अब जो पाकिस्तान ने फ़ैसला किया है कि आलमी अदालत इंसाफ में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के मामले को ले जाए, उसका कितना स्कोप है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ जस्टिस रिटायर्ड शाइक साहब मौजूद हैं। जज साहब खुशामदीद प्रोग्राम में। मियां असलम इकबाल साहब मौजूद हैं, इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। मियां असलम इकबाल साहब आपको खुशामदीद। अता तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग की जो आला क़यादत है उनके बहुत सारे मुकदमात में वकालत करते हैं और नून लीग के रहनुमा हैं। और इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। शाइक उस्मानी साहब, सबसे पहले ये जो 5 सवालों का जवाब दिया गया, इस पर नून लीग का जो एतराज़ सामने आया वो ये कि अगर आप ये सुप्रीम कोर्ट ये करार दे रही है कि जो कॉन्डक्ट था एक जज साहब का वो अदलिया के चेहरे पर एक बदनुमा दाग था या उनका कंडक्ट जो है वो काबिल तारीफ़ नहीं है, इन रिमार्क्स के बावजूद अदालत ने फ़ैसला क्यों नहीं दिया? आपको क्या ये जो एतराज़ है ये कानूनी एतबार से दुरुस्त मालूम होता है इस मामले को, और मुतल्लिका फ़ोरम जो हाई कोर्ट का फ़ोरम है वही फ़ैसला करेगा? देखिए, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं था इसमें फ़ैसला करना, क्योंकि यहाँ पर जो इशू है जहाँ तक नवाज़ शरीफ का ताल्लुक़ है वो ये है कि उनकी जो अपील पेंडिंग है और उनकी जो एप्लीकेशन है उसमें कि उनके ख़िलाफ़ जो जजमेंट है उसको सस्पेंड कर दिया जाए, उसको कलअदम करा दिया जाए, ये एक और बात है। और जो जज का कॉन्डक्ट है वो एक और बात है। यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट एग्ज़ामिन कर रही थी वो जज का कॉन्डक्ट एग्ज़ामिन कर रही थी कि जज का कॉन्डक्ट किस तरीके का था या उसके ख़िलाफ़ कुछ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो वो उन्होंने जो रिमार्क्स पास किए हैं उसमें उन्होंने यकीनन ये कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं जिससे ज़ाहिर ये होता है कि जज का कॉन्डक्ट यकीनन सही नहीं था। और जिससे आपने कहा कि उसमें बदनुमा दाग था जुडिशरी के माथे के ऊपर, तो ये सब चीज़ें लिखने के बाद ज़ाहिर यही होता है कि वो जज ने जो फ़ैसला किया था वो फ़ैसला मुश्तबा हो गया। अगर मुश्तबा हो गया तो उसका फ़ैसला कि उसको कलअदम करार देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको यकीनन ये सही कहा कि ये मामला अब जो हाई कोर्ट जिसके सामने के अपील
मौजूद है उसके सामने जाएगा। वहाँ पर नवाज़ शरीफ के वकील जो हैं वो वहाँ एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे कि जज जो था वो बायस था, उसका कॉन्डक्ट सही नहीं था, इस वजह से ये फैसला उसका सही नहीं है। उस पर अगर हाई कोर्ट चाहे, एक तरह से रहनुमाई कर दी है हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में। रहनुमाई तो आप नहीं कह सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि ये जो चीज़ डिक्लेयर कर दी है कि उसका जो कॉन्डक्ट था वो सही नहीं था, इससे यकीनन नवाज़ शरीफ को काफ़ी फ़ायदा होगा और जब वो हाई कोर्ट के सामने जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है अता ताहिर साहब। अब ये बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये फेवर में जाता हुआ भी दिखाई देता है, क्योंकि ये भी कहा गया इस फैसले में कि हाई कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो एहतसाब अदालत के जज की तरफ से दिए गए फैसलों में शहादतों का जायज़ा लेकर इस सज़ा को ख़त्म कर दें, यानी अगर ये वीडियो सही साबित हो जाती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो वीडियो है, वीडियो ऑडियो अदालत में ओरिजिनल हालत में, यानी इसकी एडिटिंग से पहले, क्योंकि 2 अलग अलग डिवाइसेस पर ये शूट की गई थी, तो उसको उसी तरह से अदालत के रूबरू पेश किया जाए, उसका फॉरेंसिक कराया जाए, और जो सामने लेकर आए इस वीडियो को वो भी अदालत के रूबरू उस वीडियो को लेकर खुद पेश हो, बतौर एविडेंस, एक सबूत के तौर पर लेकर जाए और फिर उसका फैसला हो। तो आपको इसमें फेवर तो मिलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन क्या आप फैसला करेंगे, आपकी क़यादत फैसला करेगी कि सुप्रीम कोर्ट के ने जिस तरह से कहा है कि अदालत के सामने ये ओरिजिनल जो है ऑडियो वीडियो पेश की जाए, वो आप करने जा रहे हैं? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारा पहले दिन से स्टांस था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो सजा दी गई है वो अनजस्ट है, वो अनफेयर है, और वो बाकायदा जो है जज साहब ने जो आर्ग्यूमेंट उसमें दिए हैं वो कोई प्लॉजिबल नहीं है। तो उस हवाले से हमारा स्टांस जो है वो आज सही साबित हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जज अरशद मलिक के कॉन्डक्ट के हवाले से उन्होंने कहा कि जी जज अरशद मलिक ने एक जो एफिडेविट दिया नंबर 1, और एफिडेविट देने के बाद नंबर 2 जो उन्होंने प्रेस रिलीज इशू की वो अनबिकमिंग ऑफ अ जज थी। तो हमारा तो स्टांस यही था कि जज अरशद मलिक जो हैं वो भी कंट्रोवर्शियल हो चुके हुए हैं और उनकी जजमेंट भी जो है वो कंट्रोवर्शियल हो चुकी हुई है। इस हवाले से अब आज भी कानूनी मुशावरत जारी रही, जो हमारे लॉयर्स हैं वो इस हवाले से सर जोड़ के बैठे हुए, लीगल टीम इसमें मुशावरत कर रही है, क्योंकि आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ की एक अपील ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है जी। और जो आज तफसीली फैसला जारी हुआ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसमें भी इस बात का हवाला दिया गया कि हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अपील है उसमें नई एविडेंस भी पेश की जा सकती है। मियां साहब इकबाल साहब से पूछ देते हैं। 2 सवाल हैं सर। एक तो ये कि ये हुकूमत ने पहले दिन कहा फॉरेंसिक कराएंगे, फिर क्यों नहीं कराया। दूसरी बात ये कि जब ये जज साहब का कॉन्टेक्ट सामने आया था तो उस पर नून लीग ने एतराज़ उठाया था कि जो अल-अज़ीज़िया का फैसला दिया गया है वो गलत दिया गया है, और पीटीआई का भी यही मौक़िफ़ हमारे सामने आया था। डॉक्टर शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में, इसी प्रोग्राम में वो ये कह रहे थे कि हमें भी इस कॉन्टेक्ट के बाद एतराज़ है कि जो फ्लैगशिप में फैसला दिया है वो भी गलत ना दिया हो, उसमें भी सजा बनती है और उसमें इसी दबाव के तहत बरी ना कर दिया हो नवाज शरीफ साहब को। तो अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, क्योंकि अगर मुतल्लिका फोरम पर ये मामला जा रहा है तो वहां से पीएमएलएन तो जाएगी या मरियम साहबा तो जाएंगी नवाज शरीफ साहब के लिए इंसाफ लेने, तो क्या आप भी जाएंगे एक फरीक बन के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद आपका बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि पहला सवाल जो आपने किया है कि क्या वहाँ पर फरीक बनेंगे, तो मेरा ख्याल है जो एक अदारा है जिसे नैब कहते हैं वो खुद इसमें फरीक है, वो जाने, उसका काम जाने, नंबर 1 बात। दूसरी बात ये है, मुझे ये बताइए कि इस सारे मामले को, नवाज शरीफ के फैसले को कंट्रोवर्शियल किसने किया? कंट्रोवर्शियल इनके पार्टी के एक वर्कर ने, जिसे ये क्लेम करते हैं कि यूके के अंदर इनके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, उनके जरिए करवाया गया। अगली बात ये है जो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, देखें हमारा मौक़िफ़ है जो एक केस में उनको जज ने माफ़ी तलाफ़ी की है, अब वो नए सिरे से जब केस सुना जाएगा तो मेरा ख्याल है इंशाल्लाह उसमें भी वही सज़ा होगी जो उन्होंने पहले केस में की है। लेकिन इसके साथ साथ एक मुझे ये बात असद बताइए, क्या वो तमाम एविडेंसेस
जो मौजूद हैं, जो आप कह सकते हैं कि मनी ट्रेल के सिलसिले में अजीजिया जो फ्लैगशिप है, हिल मेटल और दूसरे तमाम मामलात के अंदर, वो मुझे बताया अजीजिया स्टील मिल और हिल मेटल और दूसरे वो किधर जाएंगे? वो तो एविडेंस ये नहीं है कि तशद्दुद किसी को करके तो उसके जरिए, ये तो बैंक के अंदर ट्रांजैक्शन है, वो बैंक की ट्रांजैक्शन क्या आप खत्म कर देंगे? क्या वो तमाम सबूत जो टीटीओ के वो खत्म कर देंगे? जी जी, वो तो सर ये तो है आप कहते हैं कि मियां साहब ये फैसला तो देखिए ना, ये फैसला तो अदालत ने करना है, और अदालत ने जो फैसला किया यही तो मुकदमा है कि वो उन्होंने दबाव में कर लिया। यही तो वीडियो बेहतर बुनियादी तौर पर जो वीडियो स्कैंडल है वो तो यही कह रहा है ना कि फैसला दबाव में। सेकंड के लिए सर जी मैं अर्ज किया, मैं ये अर्ज कर रहा हूं, आप खुद देखें ना, बजाय इसके कि अगर कोई इनसे जुर्म हुआ है तो उसके बजाय इसके कि उसको तस्लीम करके अपने आप को उससे निकल जाते, अब इन्होंने किया क्या है? यानी कि दादाजी अगर सन 2004 के अंदर फोत हुए हैं तो मरियम साहबा फरमाती है मैंने सन 2008 के अंदर उनसे शेयर खरीदे। जब सना बुच्चा का इंटरव्यू होता है सन 2011 के अंदर 12 के अंदर, तो वो कहती हैं इंग्लैंड या पाकिस्तान में मेरी कोई जायदाद नहीं है। अब खुद आप देख लें कि ये क्या कर रहे हैं। और फिर अगली बात, अब फ्लैट का बैन जी, हमने सन 2006 के अंदर अपनी मिल बेची थी और 1994 के अंदर जाकर फ्लैट खरीद लिए थे। कैलबरी फॉन्ड आपका सन 2006 में आ रहा है, 5 में आप डीड बना के लेके आते हैं। तो ये तमाम एविडेंस किधर जाएंगे? ये वो तमाम एविडेंस हैं जिसकी बिना पर अब ये केस चलेगा ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। बिस्मिल्लाह करें, जाएं उधर, आपने जो अपील पहले वाली पेंडिंग है ठीक है उसको भी निकलवाएं, राइट ये भी करें, केस को परसू करें। अदालत मौका दीजिएगा वाला है। मैं इरशाद आरिफ साहब, ये नवाज शरीफ साहब की फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है फैसला, इसको या नून लीग और मरियम साहबा और नवाज शरीफ साहब मजीद मुश्किल में पड़ गए हैं इसके बाद? देखिए, बात यह है कि ये जो भी स्कैंडल सामने आया और जो भी प्रोसीडिंग्स सुप्रीम कोर्ट में हुई हैं, उसमें एक चीज़ हम जितने तजियाकार हैं नज़रअंदाज कर रहे हैं। जो चीज़ सामने आई है वो ये नहीं आई कि किसी एजेंसी की तरफ से, हुकूमत के किसी इदारे की तरफ से, किसी और फरीक की तरफ से, मुखालिफ फरीक की तरफ से जज पर कोई दबाव था या जज को ब्लैकमेल किया जा रहा था। अगर वीडियो बन रही थी या बनी है तो वो भी मियां नवाज शरीफ साहब के ख़ानदान के अफराद की तरफ से या उनके पैरोकारों की तरफ से बन रही थी। अगर उन्हें रिश्वत पेश की जा रही थी वो भी मुस्लिम लीग के लोगों की तरफ से पेश की जा रही थी। अगर उन्हें कोई मराहत की जो पेशकश थी तो वो भी उसी की तरफ से। अगर वो मुलाकात कर रहे हैं फ़ैसले के बाद तो वो मियां नवाज शरीफ से कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जज साहब जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट में जब वो कह रहे हैं नासिर भट्ट के जी हमने अपॉइंटमेंट कराई है, नासिर जंजुआ कह रहे हैं कि हमने अपॉइंटमेंट आपकी कराई है, जब वो मिल रहे हैं हुसैन नवाज साहब से और नवाज शरीफ साहब से, जब उनकी सारी सरगर्मियाँ केस से पहले, केस के दौरान, केस के बाद जो हैं वो उनका टिल्ट जो है, उनका झुकाव जो है वो मुस्लिम लीग की तरफ है, नवाज शरीफ साहब की तरफ है, नवाज शरीफ साहब के साथियों की तरफ है। तो फिर हाई कोर्ट में ये कैसे साबित किया जाएगा कि जनाब ये फ़ैसला जो हुआ है ये किसी और दबाव की बुनियाद पर हुआ है, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हुआ है? वहाँ तो केस अगर सही तरीके से लड़ा गया तो मुस्लिम लीग के लिए और नवाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात पेश होंगी। पहले तो बात यह है कि नासिर भट्ट को पेश करना पड़ेगा, और एक पॉइंट जो उसमें अदालत ने दिया है वो ये है, और जो एविडेंस का कानून भी है वो ये है कि ये भी साबित करना पड़ेगा कि ये आपने जो की है उसकी रिकॉर्डिंग की है ये किस नीयत से की है, किस मकसद के लिए की है, ये भी आपको जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि आप कानूनी तौर पर कर नहीं सकते थे। मैं शायद उस्मानी साहब से भी पूछता हूँ, लेकिन कानूनी तौर पर किसको पेश होना है, मरियम साहबा को या नासिर भट्ट को? ये भी एक सवाल है। दूसरा पॉइंट जो है इसमें, इस नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ ये केस नहीं है सिर्फ जज अरशद मलिक वाला, वो सज़ा याफ्ता एक दूसरे केस में भी हैं। एक तो या तो वीडियो, फिर वो जो जस्टिस दूसरे बशीर साहब हैं उनके ख़िलाफ़ भी एक वीडियो लानी पड़ेगी क्योंकि उसमें वो ज़मानत पर हैं, तो वो भी सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस मौजूद है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे मियां नवाज शरीफ साहब को कोई बहुत बड़ा रिलीफ मिल सकता है। हमें मिसाल दी जाती है जस्टिस अब्दुल क़य्यूम के मलिक के मामले की, उसमें तो वो जज साहब जो थे वो
फ़ैसले से पहले उनको फ़ोन किया जाता है और वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब करते हैं, सैफुर रहमान साहब करते हैं, वो कहते हैं इतनी सज़ा होनी चाहिए, वो हो जाती है। इसके बावजूद आप याद करें कि जब जस्टिस बशीर जहांगीरी साहब के सामने केस आया था तो उन्होंने उसको बतौर एविडेंस नहीं लिया था, उन्होंने मेरिट पर यह फैसला करके रिमांड किया था उस केस को। ये नहीं कहा था कि जी इस वीडियो की वजह से हम रिमांड कर रहे हैं, वो केस के फैक्ट्स ऐसे थे, मेरिट ऐसा था जिसकी वजह से उसको रिमांड किया गया। तो मेरा कानूनी जो पोजीशन है वो तो जो भी होगी, लेकिन बज़ाहिर जो लगते हैं आसार वो ये है कि बहुत ज़्यादा फेवर मिलती हुई नज़र नहीं आ रही अदालत ने भी इस फैसले में अदालत ने भी जो कहा है कि फेवर अगर हाई कोर्ट चाहे तो फैसले को दोबारा ट्राई कोर्ट भी और चाहे तो शहादतों का जायजा लेकर सजा को खत्म किया जा सकता है। ये उसी सूरत में हो सकता है कि वीडियो असल साबित हो जाए और वीडियो को बतौर शहादत कबूल कर लिया जाए। मैं शाइख उस्मानी साहब से पूछता हूँ एक मुख्तसर सा ब्रेक के बाद कि इसको अगर बतौर शहादत कबूल करना है इस वीडियो को तो किन मराहिल से गुजरना होगा, और मरियम साहबा को पेश होना होगा इस वीडियो को लेकर क्योंकि वो इसको सामने लेकर आई थे, या नासिर भट्ट साहब को पेश होना होगा कानूनी तौर पर क्योंकि उन्होंने ये वीडियो बनाई थी। तो इस पर शाइख उस्मानी साहब की राय क्या है? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। शाइख उस्मानी साहब, जैसा कि मैंने ब्रेक पर जाने से पहले सवाल छोड़ा था कि अगर आपने इस वीडियो को बतौर शहादत केस का हिस्सा बनाना है और अगर ये बनेगा तभी सुप्रीम कोर्ट भी इस बात का इजहार कर रही है कि इसमें नवाज शरीफ साहब को फेवर मिल सकती है, तो उसमें किसको अदालत के सामने पेश होना होगा? मरियम साहिबा को जो ये वीडियो सामने लेकर आई, या नासिर भट्ट साहब को जिन्होंने ये वीडियो बनाई? जो फैसला इन्होंने किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उससे तो जाहिर होता है कि जिसने कि बनाई है, ये तो एक स्टैंडर्ड प्रिंसिपल है कानून शहादत का कि जो ऑथर होता है किसी डॉक्यूमेंट का उसको पेश होना लाजमी होता है उस एविडेंस के साथ। तो यहाँ पर जिसने वीडियो बनाई है उसको पेश होना पड़ेगा। लेकिन वो एक बात और है, जो चीज़ अभी तक मैं देख रहा हूँ लोग ज़रा मिक्सअप हैं, वो ये कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो जज का अपना कॉन्डक्ट है, उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होनी चाहिए और क्या उसके साथ होना चाहिए, एक तो वो चीज़ है। एक दूसरी चीज़ है कि जो उसने फ़ैसला किया वो चूँकि उसका अपना कॉन्डक्ट जो है वो मुश्तबा था, क्या वो किस हद तक सही है या नहीं है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। जो जहाँ तक के फ़ैसले की बात है जो उसने किया है वो यकीनन मुश्तबा हो गया, और जब हाई कोर्ट उसको एग्ज़ामिन करेगी तो हाई कोर्ट यकीनन उसको या तो रिमांड कर देगी, वापस नैब के पास भेज देगी रीट्रायल करने के लिए। कलअदम का तो खैर मेरे ख्याल में गुंजाइश नज़र नहीं आती, क्योंकि जब एक दफ़ा एविडेंस लीड हो चुकी है और फैसला हो चुका है, उसको कलअदम उसी सूरत में किया जा सकता है जबकि एविडेंस जो है वो दोबारा ली जाए। तो कलअदम तो मुश्किल है, लेकिन रिमांड ज़रूर हो सकता है रीट्रायल के लिए। दूसरी बात जो आप कह रहे थे, जो उसका अपना कॉन्डक्ट है, मेरे ख्याल में उसमें ना नवाज शरीफ को इंटरेस्ट है ना मरियम नवाज़ को इंटरेस्ट है कि उस जज के साथ क्या होता है, ना वो उसके लिए कोई ख़ास कार्रवाई करेंगे। वो बात जो चाहती थी वो इस्टेब्लिश हो गया, यानी उसका जज का कॉन्डक्ट मुश्तबा हो गया। अब अगर सुप्रीम कोर्ट दोबारा उसको देखना चाहती है तो यकीनन जिसने कि वीडियो बनाई है उसको आना पड़ेगा और उसको कहना पड़ेगा कि मैंने ये वीडियो बनाई। जी अच्छा, लेकिन अगर उस्मानी साहब मुझे ये बताइए कि हम ये फ़र्ज़ कर लें कि नासिर भट्ट साहब, जिनका आप कह रहे हैं कि उनको अदालत में पेश होना होगा, वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान आकर कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करना चाहता या मैं मज़ीद इसमें अपना रोल प्ले नहीं करना चाहता, तो क्या कोई इम्कान है कि इसके बावजूद इसको शहादत के तौर पर कबूल कर लिया जाए किसी और प्रोसेस से गुजार कर? देखिए, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है उसके लिहाज से तो शायद ये नहीं हो सकता, लेकिन चूंकि जज का कॉन्डक्ट मुश्तबा यकीनन हो गया है तो ये हो सकता है कि उनका केस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में डाल दिया जाए और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक नए सिरे से एक कार्रवाई करे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, और उसके बाद अगर चाहे तो उनको अपने ओहदे से बर्खास्त कर दे, वो एक अलग बात है। लेकिन वो चीज़ उसका इससे ताल्लुक़ नहीं है। मेन चीज़ तो अपील की बात है जो कि नवाज शरीफ ने की हुई है, और उस अपील में जो उनको फ़ायदा मिलना था वो उनको मिल गया। मेन अपीलें जो लगी हुई हैं इस केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस्मानी साहब ये बताइए कि क्या
इस वीडियो का इसी वक्त जो मौजूदा स्टेटस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रेफर कर दिया है हाई कोर्ट की तरफ, एक मुतल्लिका फोरम की तरफ, और इसका अभी स्कैंडल का फैसला होने से पहले मौजूदा हालत में ये केस किसी तरह से मेन अपीलों पर असरअंदाज हो सकता है? नहीं, देखिए, उसका फैसला होने के बाद ही कुछ हो सकता है। मैं तो उस अपील की बात कर रहा हूँ जो कि अल अजीज़ा केस के ऊपर जो अपील फाइल की गई थी नवाज शरीफ की तरफ से, जो कि अभी पेंडिंग है हियरिंग के लिए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और उसमें यकीनन नवाज शरीफ साइड को फ़ायदा होगा और वो जज का कॉन्डक्ट दिखा करके वो उसको या रिमांड करवा सकेंगे, कलदम तो नहीं, रिमांड तो यकीनन करवा सकेंगे। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ताहिर साहब ये बताइए कि अब जो उस्मानी साहब की राय है कि नासिर भट्ट साहब जिन्होंने ये वीडियो बनाई है, वो जब तक नहीं अदालत के सामने पेश होंगे, वो आकर नहीं बताएंगे कि मैंने बनाई, ये ऑडियो मेरी है, ये मैंने बनाई है और वीडियो मैंने बनाई है और मैंने क्यों बनाई है, तब तक ये शायद आगे मामला ना बढ़े। तो आप इसके बावजूद कोई कानूनी रास्ता बतौर वकील देखते हैं कि नासिर भट्ट साहब नहीं आते फिर भी इसको आप शहादत के तौर पर कबूल करवाने में कामयाब हो सकते हैं? उसके लिए आपके पास कानूनी दलाइल क्या हैं? देखिए जी, माजी में भी आपको याद होगा कि एक ब्रिटिश सिटीजन थे, उनका एक केस में जो है वो बयान बतौर वीडियो लिंक के जरिए रिकॉर्ड करवाया गया और वो उनका जो बयान था उसको एडमिसिबल करार दिया गया इन द कोर्ट ऑफ लॉ। एक तो ये बात है कि अगर वो फर्ज करें, अभी इस पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मगर अगर वो नहीं आते तो उनका बयान बाहर हाई कमीशन के जरिए वीडियो लिंक के जरिए रिकॉर्ड करवाया जा सकता है। असल चीज जो कानूनी तौर पे यहाँ पे है वो ओरिजिनल डिवाइस है, जिस डिवाइस से वो ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की गई जी। यानी अगर वो हैंडओवर कर दी जाती है और उसका फोरेंसिक करवाया जाता है तो आई थिंक इट्स इक्वली गुड कि अगर नासिर भट्ट वो डिवाइस हैंडओवर करें, उसका फोरेंसिक हो और खुद वो बयान जो है वो लेकिन जब ये केस चलेगा सर, लेकिन जब ये केस चलेगा तो उसमें बनाने वाले को ये बताना होगा ना कि उसने ये वीडियो बनाई, तभी तो पता चलेगा ना कि ये कितनी सही है या कितनी या किसी अननोन पर्सन ने बनाई है। वो ये गवाही देंगे बयान पेश होकर कि मैंने वीडियो बनाई है, ऑडियो मैंने बनाई, मैं इसके साथ खड़ा हूं, हल्फन बयान दे रहा हूं जी। देखिए, मियां नवाज शरीफ के ही केस में रिचर्ड रेडली का एक एग्जांपल हमारे पास मौजूद है कि उनका क्रॉस एग्जामिनेशन, जिसे एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं, वो भी बाहर से जो है वो वीडियो लिंक के जरिए ट्रायल कोर्ट ने कंडक्ट किया। अच्छा। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि वो पूरे बयानात और क्रॉस एग्जामिनेशन उनका बतौर गवाह वहां पे वीडियो लिंक के जरिए हो सकता है। कुछ मैं असद साहब, लेकिन जिन लोगों की मिसाल आप देखें, मैं एक चीज मुझे सिर्फ और बता दें, फिर आप उनका जवाब दे दीजिएगा जो असम इकबाल साहब की बात है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि जिन लोगों की आप मिसाल दे रहे हैं वो पाकिस्तान आकर इसलिए बयान नहीं दे रहे होंगे कि उनको सिक्योरिटी का इशू हो सकता है, सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं हो रही, या वो पाकिस्तान के शहरी नहीं है। नासिर भट्ट साहब जो हैं वो तो पाकिस्तान के शहरी हैं, अगर वो वहां पर पेश होकर अपना बयान वीडियो लिंक के जरिए दे सकते हैं तो उनको पाकिस्तान में आकर बयान देने में तो कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। देखिए, इस पे क्योंकि ये एक सेंसिटिव मामला है और इस पे हमारे आज भी जो लीड काउंसिल है ख्वाजा हारिस साहब, वो काफी देर सर जोड़ के बैठे रहे, इस पे हमारी मुशावरत जारी है। तो जिस तरह वो गाइड करेंगे इसको आगे लेके जाया जाएगा। बट लीगली मैं ये क्लियर कर दूं कि जो आके बयान रिकॉर्ड हो वो वहां पे भी रिकॉर्ड हो सकता है। यानी लीगली इसके अंदर कोई ऐसा इम्पेडिमेंट या रुकावट नहीं है कि उनका यहाँ पे आना लाजमी है। अगर वो डिवाइस हैंडओवर करते हैं और थ्रू हाई कमीशन ये करते हैं। मैं थोड़ा सा जरा यहाँ पे बात हुई, असलम इकबाल साहब ने भी की, मोहतरम इरशाद आरिफ साहब ने भी की। देखिए, ब्लैकमेलिंग का जहां तक ताल्लुक है तो मुझे ये समझ नहीं आती कि मियां नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म हो चुकी हुई थी, वो बतौर मुल्जिम कटहरे में खड़े थे, एक ऐसे जज के सामने खड़े थे कि जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक सीनियर जज जो है बतौर सुपरवाइजरी जज अपॉइंट हुआ हुआ था, एक ऐसे जज के सामने खड़े थे कि जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव बॉस जो था इमीडिएट वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट था। तो क्या जब बकौल जज साहब के कि जब इनको ब्लैकमेल किया जा रहा था मुबैना तौर पे, इनको तब याद नहीं आया कि ये तब एफिडेविट देते या ये प्रेस रिलीज देते या ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को बताते कि जी मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है और मुझे थ्रेट किया जा रहा है। कमजोरी का इतराफ कर लिया ना कि मेरी डिप्यूट एट स्टेक थी, वो तो उन्होंने इतराफ किया कि डिप्यूट एट स्टेक थी जिसकी वजह से मैंने ये नहीं किया। ये कमजोरी का इतराफ तब किया जब उनकी वीडियो सामने आई। उसी की बुनियाद पर तो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना कि उसके ये बदनुमा दाग है। इरशाद आरिफ साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। जी एग्जैक्टली। उसके बाद आप उस वीडियो में देखें, उस वीडियो में बाकायदा इनकी सरकारी गाड़ी नासिर भट्ट को मेन रोड से लेने आती है
उसके बाद ये बड़े अच्छे माहौल के अंदर बैठ तो के वीडियो के बकौल है ना जी। नवाज शरीफ ने कोई किकबैक नहीं लिया, कोई कमीशन नहीं लिया, कोई करप्शन नहीं की, और ये फैसला जो है इस तरह से गलत है। तो देखिए, अगर इतनी ब्लैकमेलिंग का आंसर था जी तो वीडियो की रिलीज से पहले बाहर आते। राइट। और इसमें मैं थोड़ा सा ये भी ऐड करता चलूं जी कि जज साहब का कॉन्डक्ट जो है उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर मामला जो है आज वो कर दिया, और अब ये इनके कॉन्डक्ट के हवाले से बकायदा इंक्वायरी कंडक्ट हो, पता लगे कि इनका कॉन्डक्ट क्यों ऐसा था और इन्होंने क्यों एफिडेविट वो जारी किया। दूसरा, हुसैन नवाज साहब की आज तक कोई मुलाकात नहीं है जज अरशद मलिक से। वो एक तस्वीर जारी की गई वो मदीना मुनव्वरा की, और वो हमने बकायदा उसको वेरीफाई करवाया। उसमें जो शख्स बैठा है उसका नाम ख्वाजा वसीम भट्ट इसका भी कराएं जी, वो नारोवाल से हमारा एमपीए है। तो जी उसका हो सकता है, वो तो क्लियर है जी, वो वसीम भट्ट बैठा है, एहसन इकबाल साहब है, हुसैन नवाज साहब है। तो ऑन रिकॉर्ड हुसैन नवाज साहब की कोई ऐसी मुलाकात मौजूद नहीं है। ठीक है जी। नहीं तार साहब, इसमें तो अब किसी को शक ही नहीं रहा। फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी आ गया, सुप्रीम कोर्ट का भी आ गया कि जी उसका जो कंडक्ट था जज का, जो बिहेवियर था, जो रवैया था, वो बिल्कुल नॉन प्रोफेशनल भी था और वो दयानतदारी पर मबनी। इसमें तो कोई बहस नहीं हो रही। बहस ये हो रही है दो चीज़ों पे। नंबर वन तो ये है कि जो आप बात कर रहे हैं जज के हवाले से, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी वही बात की है कि उसने रिपोर्ट क्यों नहीं किया। ये बात तो आ चुकी है और सब इतराज़ात कर चुके हैं कि जब वो एक निगरान जज मौजूद थे, आपने रिपोर्ट क्यों नहीं किया, एक बात। दूसरी जो है, आप नवाज शरीफ साहब से मिलने, मैंने जो बात की थी वो ये की थी कि एक तो ये केस है, एक है जज बशीर साहब ने जो फैसला किया है, दो केसेस हैं जिसमें सज़ा हुई है, एक बात। दूसरा ये है कि अब तक के जो एविडेंस सामने आए हैं, जो उसका अपना बयान आया है, प्रेस रिलीज़ आया है, जो चीज़ें इधर उधर से सामने आई हैं, मियाँ तारे का बयान आया है, उसमें यह है कि इसका राब्ता जो साबित हो रहा है, कॉन्टेक्ट साबित हो रहा है, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब या उनके ख़ानदान या उनके दोस्तों के साथ, पैरोकारों के साथ हो रहा है। जो इल्ज़ाम मरीम नवाज साहिबा ने ये नहीं लगाया था, मरीम नवाज साहिबा ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि उस पर दबाव था किसी एजेंसी की तरफ से, किसी सरकारी इदारे की तरफ से, किसी ऐसे गिरोह की तरफ से या अफराद की तरफ से जो उससे मर्ज़ी का फ़ैसला कराना चाहते थे। तो मैंने सिर्फ ये बात की थी कि इस सूरत में जब ये मामला आगे चलेगा तो ये मलबा, इस मलबे को हटाना इनकी जिम्मेदारी होगी, किसी और की जिम्मेदारी नहीं होगी। ये है मेरा पॉइंट। बिल्कुल ठीक है। अब इसमें मैं असलम इकबाल साहब, ये कहाँ आप मामले को जाता हुआ देख रहे हैं? नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलता हुआ, मरीम साहब को रिलीफ मिलता हुआ आइंदा दिनों में पीएमएलएन को नज़र आ रहा है सर? देखिए असद साहब, जहाँ तक रिलीफ का तल्लुक है तो ये तो बात ये तो बात बिल्कुल जाहिर है कि जो इनका केस रोज़े रोशन की तरह या है कि जो इनका केस है वो बड़ा क्लियर है, और केस के अंदर किस तरह से इन्होंने पैसे कमाए और क्या किया और किस तरह से इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करके सारे पैसे वो प्ली बार्गेन करें नैब के कानून के मुताबिक, लॉ के मुताबिक अपनी जान छुड़ाएं। वो तो प्ली बार्गेन के बगैर कुछ भी नहीं होगा, नहीं हो सकता। मैं सिर्फ ब्रेक पर जाने से पहले मुख्तसरन अगर मुझे शाइख उस्मानी साहब मुख्तसरन अगर बता दीजिएगा कि जो अभी अता तारड़ साहब दलाइल दे रहे थे वीडियो लिंक पर बयान के हवाले से, उससे लग रहा है कि शायद कानूनी टीम इस पर मुशावरत कर रही है, या उनके यहाँ यही ज़ेर गौर है कि नासिर भट्ट को यहाँ लाने के बजाय वहीं से उनका बयान रिकॉर्ड कराने की दरख्वास्त अदालत में दी जाए कि उनका बयान वहीं से रिकॉर्ड कर लिया जाए। इसका कितना स्कोप आपको लगता है कि क्या इनको ये रियायत दी जा सकती है कि नासिर भट्ट पाकिस्तान में ना आए और वहीं पर बैठ के वीडियो लिंक पर बयान दे दें? देखिए, इसमें ये यकीनन इस्टेब्लिश हो गया है कि अब वीडियो लिंक से एविडेंस रिकॉर्ड हो सकती है, ये तो बात इस्टेब्लिश हो गई है। और चूँकि पहले इसकी प्रेसिडेंस भी है, और अगर वो नासिर साहब जो हैं वो चाहते हैं कि उनकी एविडेंस जो है वीडियो रिकॉर्डिंग से रिकॉर्ड की जाए तो यकीनन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर असल में जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये नासिर भट्ट को कहना पड़ेगा कि हाँ ये वीडियो मैंने तैयार की है, और ये जो उसके टेक्निकल चीज़ें हैं उसकी, जिस तरीके से एक वीडियो तैयार होती है, वो सब पेश करने के लिए तैयार हैं, उसके प्रूफ पेश करने के लिए तैयार हैं, और ये सब वीडियो
जो रिकॉर्डिंग से पेश की जा सकती है। जी। और मैं टेक्निकल चीज़ें तो जानता नहीं हूँ, तो यकीनन ये वीडियो रिकॉर्डिंग से भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। और खोसा साहब तो खुद इस चीज़ के बड़े शौकीन हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग से चीज़ें रिकॉर्ड होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन आप पॉसिबिलिटी यकीनन अपनी जगह पर है। लेकिन उन्हें ये कहना बताना होगा कि उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड की है और किस तरह से की है। बहुत शुक्रिया अता तारड़ साहब आपका। बाकी तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। एक मुख्तसर ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो ज़रा कश्मीर के मामले में बात करते हैं। इमरान खान साहब ने आज भारत की कुछ जो नई साजिशें हैं उनसे पर्दा उठाया है, उनकी बात की है, आलमी जो ताकतें हैं दुनिया भर की तवज्जो इस जानिब दिलाई है, और इसके साथ साथ आलमी अदालत इंसाफ में जो पाकिस्तान मामला ले जा रहा है उसका स्कोप कितना है कानूनी तौर पर, ज़रा इस पर भी बात करेंगे। एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। के बाद दोबारा खुशामद कहते हैं। इरशाद आरिफ साहब, ये जो पहले भारत ने कश्मीर में किया उसके बारे में भी एक राय यही है कि वो उसके गले पड़ गया और वहाँ पर उसने खुद उस मूवमेंट को हवा दी है, और वहाँ पर जो कुछ हो रहा है या होने जा रहा है शायद वो हैंडल करना आसान नहीं होगा भारत के लिए। अब दूसरा, अगर वो ये चाल चल रहे हैं कि वो इस बात को प्रोपेगेट करके झूठा बहाना बना करके वहाँ पर दहशतगर्दों को दाखिल कर दिया गया है कश्मीर में, और उस बुनियाद पर वहाँ पर नस्लकुशी करें कश्मीरियों की, तो ये एक और दोहरा अजाब मोल नहीं लेने जा रहा भारत अपनी नाक़िस हिकमत अमली से? देखिए, तकब्बुर, रौनत और पागलपन, तंग नज़री, ये मिला के एक नरेंद्र मोदी बनता है। उसने मिसकैलकुलेट किया इस तकब्बुर में, रौनत में, तंग नज़री में कि मैं जो करने जा रहा हूँ उस पर रिएक्शन क्या होगा। उसने मैक्सिमम जो सोचा वो ये है कि कश्मीरी अवाम निहत्ते हैं, पाकिस्तान अपने मसाइल में फंसा हुआ है और अमेरिका अपने मसाइल में फंसा हुआ है, वो अफ़गानिस्तान से इनखला ही उसकी तरजीह अव्वल है, तो मैं जब कर गुज़रूँगा तो कुछ भी नहीं होगा, 2-4 दिन शोर शराबा होगा और ख़त्म हो जाएगा। एक तो उसने पाकिस्तान के बारे में एक गलत अंदाज़ा लगाया है, और वो शायद इसलिए कि पिछले 5-7-10 साल में हमारे यहाँ जो जिस तरह की खारजा पॉलिसी रही है, जिस तरह के हम मादत खाना रवैया, दिफाई रवैया रहा है, शायद वही तवक्को मौजूदा हुकूमत से कर रहा था और मौजूदा फ़ौजी क़यादत से कर रहा था। दूसरा, अमेरिका के बारे में उसका ख्याल था कि वो मेरी जेब में है, वेस्ट मेरी जेब में है, और मैं वही एक जो हमेशा से फ़लसफ़ा झाड़ता हूँ कि जी वहाँ दहशतगर्दी हो रही है, वहाँ दखलंदाजी हो रही है, वहाँ ये हो रहा है वो। अब जो वर्ल्ड रिएक्शन सामने आया है, देखिए अमेरिका के अखबारात, न्यूयॉर्क टाइम्स बार बार लिख रहा है, वाशिंगटन पोस्ट बार बार लिख रहा है, पॉलिसी मैगज़ीन जो है वो बार बार लिख रहा है, यूरोप के अखबारात, फिर सारे दारुल हुकूमतों में एक तूफ़ान बरपा है और रोज़ाना राब्ते हो रहे हैं, बातें हो रही हैं। क्यों कि डर ये है पूरी दुनिया को कि ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन चुका है, और आई बाल टू आई बाल जब दोनों मालिक खड़े हों तो कोई भी इम्कान मौजूद है, कोई भी ख़तरा जन्म ले सकता है जिसमें न्यूक्लियर ख़तरा भी मौजूद है। तो इस मिसकैलकुलेशन में उसने जो गलती की है, अब हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान को बहरहाल दाद देनी चाहिए कि वो उससे भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आज कटहरे में मोदी है, कटहरे में इंडिया है, कटहरे में कश्मीर है। आज हो या 1 महीने के बाद हो, कत्ले आम वो कितना कर सकता है? खुदा न खास्ता अगर वो इस पर तुल भी जाए 1000, 2000, 3000, कितनी देर तक वो ऐसा कर सकता है? जिस दिन भी कर्फ्यू उठेगा, जिस दिन पाबंदियाँ नरम होगी, उस दिन लोग सड़कों पर होंगे। ये तो हो नहीं सकता कि लोग अब घरों में बैठे इतना बेदिल हो जाएं, बेहमियत और बुज़दिल हो जाएं। तो मेरा ख्याल है कि मसला कश्मीर जो है वो ऐसी गले की फांस है। लोग ये कह रहे हैं, इम्कान ये मौजूद है कि जनाब जो मोदी साहब हैं वो 370 और 35A वापस ले लें और नॉर्मलाइजेशन हो जाए। जिस दिन वो वापस लेंगे, अगर वो ऐसा करते हैं तो उसका सियासी तौर पर सिर्फ ख़त्म नहीं होगा, कश्मीरों के हौसले कितने बुलंद होंगे। और फिर सिर्फ ये कश्मीर पर रिएक्शन उसका नहीं आया, यानी उसके असरात होंगे। लेकिन इसका इम्कान भी तो कम ही लगता है कि मोदी ये वापस ले। उसका इम्कान मौजूद है, और वो है आलमी ताकतों के दबाव पर, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, यानी रास्ता जो निकाला जा रहा है शायद वो है सुप्रीम। देखें, ये कोई मजाक नहीं है। पहली दफ़ा ये हुआ है कि कनाडा ने उनके जो साबिक फ़ौजी थे, जर्नैल सतह के, ब्रिगेडियर सतह के, मेजर जनरल सतह के, उनके वीज़े रिफ्यूज़ किए हैं कि ये सारे क्रिमिनल जो वार क्रिमिनल्स हैं
तो इसलिए हम इनको अच्छा, वीज़ा अब नहीं ये जो देते। मामला दूसरा है कि कानूनी पहलुओं का जायज़ा लेने के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया कि वो आलमी अदालत इंसाफ में चले जाएंगे। इस पर मुझे शाइख उस्मानी साहब ये कहिए कि जब हम ये कहते हैं कि कानूनी पहलुओं का जायज़ा लिया गया, तो आलमी अदालत इंसाफ पे जब हम ये मुकदमा ले जाना चाहते हैं कि वहाँ पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो हमें उसके लिए किन पहलुओं का ख्याल रखते हुए, यानी किस तैयारी की ज़रूरत है और हमें क्या एविडेंस चाहिए, क्या चीज़ें चाहिए? यानी पाकिस्तान ने जो तैयारी की है वो कौन से कानूनी पहलू मद्देनज़र रखे होंगे जिसकी बुनियाद पर यह फैसला किया पाकिस्तान ने कि वो अपना मुकदमा आलमी अदालत इंसाफ में न सिर्फ लेकर जाएंगे बल्कि जीतेंगे? देखिए, ये जो फ़ैसला किया गया है, अगर किया गया है तो ये यकीनन ये सियासी फ़ैसला है, इससे कानून से कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर वो कहते हैं कि कानूनी मुशावरत की गई है, यकीनन की गई होगी सरसरी तौर पर, लेकिन इसके जहाँ तक के आलमी अदालत है वो इस चीज़ को नहीं कभी एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि बहरसूरत ये मामला जो है ये सिक्योरिटी काउंसिल के पास था और सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस मौजूद हैं। ये एक पॉलिटिकल और सियासी और बॉर्डर इशू है, इस पे कभी भी जो आलमी अदालत है उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। ये यकीनन आप इससे पॉलिटिकल फ़ायदा यकीनन उठा सकते हैं, अगर वहाँ लेके जाएं, कोई बातचीत करें, लेकिन उससे कोई ख़ास फ़ायदा मुझे नज़र नहीं आता, क्योंकि जहाँ तक कि पाकिस्तान का ताल्लुक़ है वो सिर्फ ये चाहता है कि वो जो आर्टिकल 370 को उन्होंने निकाल दिया है उसको वापस उसको जो है वापस डाल दिया जाए। वो चाहता है, वो होगा नहीं, क्योंकि उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है। एक दफ़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के बाद दोबारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है। कभी ये इंडियन पार्लियामेंट कभी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। इस बात का इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट में, इंडियन सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाए और सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करके इसे कलअदम करार दे दे जो अमेंडमेंट की गई? नहीं, वो तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन देखिए इंडियन सुप्रीम कोर्ट भी जो है उसका जो कैलिबर है काफ़ी अच्छा है और उसका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, और अगर वो फैसला करेगी तो यकीनन कानून के बेसिस पे करेगी। और अगर कानून के बेसिस पर वो इस नतीजे पे पहुंचती है कि आर्टिकल 270 को जो निकाला गया है वो गलत निकाला गया है, तो यकीनन ये फैसला हो सकता है, लेकिन हम उसके मुतालिक कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा असम इकबाल साहब कि हुकूमत पाकिस्तान को जो इंटरनेशनल फ्रंट्स हैं कितनी कामयाबियाँ मिल रही हैं? हम चीनी वज़ीर ख़ारजा का बयान सुन रहे हैं, वो दुनिया को इससे अपील कर रहे हैं कि आप इसमें आएँ, इंटरवीन कीजिए, यहाँ पर बड़ी गड़बड़ हो रही है। फ्रांस ने अपने खदशात का इजहार किया है बाकी ममालिक में। तो आपको क्या लगता है कि यानी पाकिस्तान को कितनी कामयाबी मिली है और वो ट्रांसलेट होकर किस तरह से फ़ायदा पहुँचा सकती हैं कश्मीरियों को ख़ास तौर पर? देखें असद भाई, सारे मामले को, कश्मीर का जो इशू है इसको सेंसिटाइज करना पूरी दुनिया के अंदर, आपने देखा है कि सलामती कौंसिल के अंदर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जो तायीद की गई है, 15 में से 12 ममालिक जो हैं वो आपके साथ खड़े हुए हैं। सिर्फ यही नहीं, अब आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो हैं वो जो मुझे लग रहा है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, इंशाल्लाह वो 15 में से 12 ममालिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ के हामी हैं सर, आप ये कह रहे हैं? जी, वो सिक्योरिटी के जो जी मैं यही बात कर रहा हूँ सर। ठीक है, अच्छा। और वो जो 5 P5 कंट्रीज हैं उनमें से कितने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सपोर्ट कर रहे हैं? किनके? सॉरी जी, जो P5 कंट्रीज हैं जिनके पास वीटो का इख्तियार है, वो इन 15 में इन 12 में पाँचों शामिल हैं, या उसमें कोई एक कंट्री ऐसा है जिससे पाकिस्तान को खदशा है कि वो अगर कोई ऐसा मौका आता है तो वीटो कर सकते हैं? देखिए सर, वो तो जो पीछे भी होता रहा है वो आपके सामने है, वो किस तरह से सिलसिला चलता रहा है। हमारा वज़ारत ख़ारजा का जो ऑफिस है और जो हमारे वज़ीर ख़ारजा है, जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ इस सारे केस को तैयार करके और बहुत जल्दी जाके इसको सेंसिटाइज भी किया और बेहतर अंदाज में इस केस को फाइट करने की कोशिश की है। देखें, इंडिया अपनी जगह पर कोशिश कर रहा है। अभी भी मोदी साहब निकले हुए हैं, अभी यूएनओ में जा रहे हैं, उनकी स्पीच है, फिर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की स्पीच है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात असद भाई हम थोड़ा सा जहन में रखें कि जो कश्मीर का इशू जो पिछले
कई सालों से डेड हो चुका था, उस इश्यू को दोबारा नए सिरे से लेकर चलना और अपने उन तमाम मामलात को जो इंडिया ने कश्मीर के अंदर किया है उनको पूरी दुनिया के सामने उनको सामने लाना एक बहुत बड़ा काम था। एक बात। दूसरी बात जो मैं जरूरी यहाँ पर करना चाह रहा हूँ, देखिए पिछले दौर में भी नवाज शरीफ हो, जरदारी साहब हो, जब वो अमेरिका गए किसी ने आज तक कोई बात कश्मीर के हवाले से नहीं की जो रिकॉर्ड के ऊपर है। ये पहली बारी है कि कश्मीर के इशू को प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने अपने एक नॉर्मल विजिट के दौरान वहां पर की। और दूसरी बात जो हम कहना चाह रहे हैं कश्मीर के लोगों की बात, कि वहां पर इंडिया जो कर्फ्यू लगा के वहां पर जो जुल्म और बर्बरियत की बात उसने की है, जो जुल्म ढाया है, जो उसने सारा नस्ल कशी के जेनोसाइड कर रहा है, अब दुनिया को इस मामले में सेंसिटाइज करना है। अब हमने ये बताना है कि कश्मीरी लोगों के साथ जो जुल्म और ज्यादती इंडिया कर रहा है, इंडियन फौज कर रही है, कर्फ्यू लगा के कर रही है।